हाय। सो आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्पल है वो है का नाम है गंगा कोंडाई चोलापुरम का टेम्पल। ठीक है, अब नोटिस द वे इन विच द रूफ टैपर, देखिए ये टैपरिंग हो रही है। ठीक है, ऑल्सो लुक एट द इलेबोरेट स्टोन स्कल्पचर्स यूज्ड टू डेकोरेट द आउटर। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट। जैसे ये जो टेम्पल है, चोला का जो टेम्पल है, ये न्यूक्लियाई बना है किसका, सेटलमेंट्स का, विच ग्रू अराउंड। एक टेम्पल बन गया, तो टेम्पल बना, लोग यहाँ पे क्या हुए, फिर आते गए। ये जो दो सेंटर्स थे, दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी होता था। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। अब जैसे बहुत सारे जो रूलर्स थे वो यहाँ पे डोनेशंस करते थे, तो डोनेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता था, और वहाँ पे जैसे किसी ने टेम्पल को लैंड दे दी, प्रोड्यूस जो था इस लैंड का, उससे क्या होता था, जो स्पेशलिस्ट थे जो टेम्पल पे काम करते थे उनको मेंटेन करने के लिए वो उसके पैसे का खर्च होता था। और जो इसके आसपास रहते थे, जैसे भाई जो प्रीस्ट है, ठीक है, गार्लैंड मेकर्स है, कुक्स है, स्वीपर्स है, म्यूजिशियंस है, डांसर्स है, एटसेट्रा, सारा जो है खर्चा वो मेंटेनेंस का वो कहाँ से होता था, जो डोनेट करते थे लैंड। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं टेम्पल्स प्लेसेस नहीं थे वर्शिप के, यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के भी ये सेंटर्स थे। ऐसा नहीं है कि टेम्पल्स पे सिर्फ आपके एक वर्शिप हो रही है, नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता था उसका सेंटर था, उस पे ही था, टेम्पल्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्राफ्ट जो एसोसिएटेड थे टेम्पल्स के साथ, जैसे कि ब्रोंज की जो इमेज है उसको बनाना, उसमें जो है चोला जो ब्रोंज इमेजेस हैं वो पूरे फाइनेस्ट, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, अगर आपको कहीं भी ब्रोंज की इमेजेस मिलेगी वो भी फाइनेस्ट, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में मिलेगी। फाइनेस्ट की मैं बात करूँ, फाइन क्वालिटी। मोस्ट इमेजेस जो है वो किसकी थी, डीटीज की थी। समटाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल एज, जो डिवोटीज थे जैसे उनकी भी कभी कभी इमेजेस बन जाती थी। एग्रीकल्चर इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, बहुत सारे जो अचीवमेंट्स है चोलास के, वो दे वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी वहाँ पे नई नई डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अब आपको नोटिस करना है कि जो कावेरी रिवर है वो, उसकी जो ब्रांचेस है, बहुत सारे स्मॉल चैनल्स में अपनी ब्रांचेस को छोड़ती है बे ऑफ बंगाल में, वो एम्प्टी होने से पहले। ये जो चैनल्स है वो कभी वो क्या होता है, ज़्यादातर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फर्टाइल सॉइल है उसको बैंक पे वो डिपॉजिट करेंगे। अब जो पानी होगा चैनल से, वो प्रोवाइड करता है क्या, नेसेसरी मॉइस्चर, इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, जैसे कि राइस के कल्टीवेशन की हम बात करें। हालांकि एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, जो दूसरे पार्ट्स थे तमिलनाडु में, उनमें एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। ठीक है, दूसरे पार्ट्स में तमिलनाडु। तो ये कहाँ से था, 5th से 6th सेंचुरी का अगर हम देखें, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation। यहाँ पे जो है लार्ज स्केल कल्टीवेशन हो रहा था। फॉरेस्ट को हमें क्या करना है, उनको क्लियर करना है बहुत सारे रीजंस में। लैंड जो है, लैंड को हमें क्या करना है, एक लेवल पे लेके आना है दूसरे एरियाज में। डेल्टा जो रीजन है वहाँ की हम बात करें, एम्बैंक्समेंट्स की बात करें, उनको हमें बिल्ड करना है फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और कैनाल्स को। ठीक है, कैनाल्स को भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है ताकि पानी कहाँ पे हम लेके आए, फील्ड तक लेके आए इरिगेशन के लिए। बहुत सारे एरियाज में दो जो क्रॉप्स थी वो हर साल क्या थी, ग्रोथ थी। बहुत सारे केसेस में ये नेसेसरी था कि पानी को क्रॉप्स को पानी कैसे दिया जाए, आर्टिफिशियली दिया जाए, जहाँ पे रेन वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं। एक वैरायटी जो है मेथड्स के वो भी यूज़ होते थे इरिगेशन के लिए कुछ एरियाज में, जैसे कि जो कुएं हैं, वेल्स जो है, वेल्स को क्या करा, डग किया गया। ठीक है,
एंड दूसरे प्लेसेस में जो ह्यूज जो टैंक्स थी, ह्यूज मतलब जो बड़ी बड़ी जो टैंक थी, ह्यूज टैंक्स थी, उनको भी कंस्ट्रक्ट किया गया हमने रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। अब आपको ये पढ़ना है कि इरिगेशन वर्क क्या रिक्वायर करता है, बहुत सारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके साथ साथ लेबर रिसोर्सेज भी होना ज़रूरी है जो मेंटेन करते हैं इन वर्क्स को और डिसाइड करते हैं कि कितना पानी जो है उसको हमें शेयर करना। ज़्यादातर जो नए रूलर्स थे एज वेल एज जो लोग रहते थे गांव में आसपास में, उन्होंने क्या किया, एक एक्टिव इंटरेस्ट लिया इन एक्टिविटीज़ में। अब ये ऊपर देख लेते हैं हम, ये क्या है, 9th सेंचुरी की बात है ये जो है। तो ये एक 9th सेंचुरी का स्लूज है, स्लूजली गेट है तमिलनाडु में। ये कैसे रेगुलेट होता है, जो पानी का जो आउटफ्लो है उससे ये रेगुलेट होता है। जब पानी का आउटफ्लो होता है टैंक से, किसमें, चैनल्स में, जो उस फील्ड को इरिगेट करते हैं। ठीक है, एक स्लूज का जो गेट है ट्रेडिशनली एक वुड का बना होता है या फिर एक मेटल का बैरियर है, जो कॉमनली जिसको हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए, किसको, पानी के लेवल को। ठीक है, पानी के लेवल को एंड फ्लो रेट्स इन रिवर्स एंड कैनाल्स। और हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं रेट्स किसमें, रिवर्स में। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम एम्पायर में, देखिए कैसे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑर्गेनाइज। सेटलमेंट्स जो था पीस, जिसको पूर्व बोलते थे, वो प्रॉस्पेरस हुआ किसके किस तब कब, जब स्प्रेड हुआ इरिगेशन। ठीक है, अब जो ग्रुप्स थे गांव के, जैसे उन्होंने लार्ज यूनिट्स बना दी जिसको हमने नाडू बोला, विलेज काउंसिल और नाडू। फिर ये क्या परफॉर्म करते थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जैसे कि जस्टिस को इम्पार्ट करना, डिस्पेंस करना और टैक्सेस को कलेक्ट करना। जो रिच पीसेंट्स होते थे वो कंसिडरेबल जो कंट्रोल है उसको एक्सरसाइज करते थे किस पे, किसके अफेयर्स पे, नाडू के अफेयर्स पे। जो नाडू होते थे, ग्रुप्स जो होते थे, और वहां पे क्या था, एक चोला गवर्नमेंट था सेंट्रल लेवल पे। चोला के जो किंग है उन्होंने बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे उनको टाइटल दिए, जैसे उमेंड वेलन, वेलन और पीसन सर्विंग 3 किंग्स। वेलन का मतलब होता है एक ऐसा पीसन जो 3 राजाओं को सर्व करता है, अरैयर जिसको चीफ बोलते हैं, एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और उनको जो है इम्पोर्टेंट ऑफिस दे दी, कहाँ पे, स्टेट की, कहाँ पे, सेंटर पे। देखिए टाइप्स ऑफ लैंड देख लेते हैं। चोला के जो इंस्क्रिप्शंस है वो मेंशन करते हैं बहुत सारी कैटेगरीज इसकी लैंड की, जैसे वेला नगाई, नगाई लैंड ऑफ नोन ब्राह्मण, पीसेंस प्रोप्रीटर्स, ब्राह्मदेया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती है वो ब्राह्मदेया बोलते। चला भोगा लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के। देवदान या फिर तिरुनामा तुक्कानी लैंड जो टेम्पल्स को गिफ्ट करते हैं। पलीचंडम जो लैंड डोनेटेड है किसको, जेना के इंस्टीट्यूशन। अब हमने देखा है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ऑफन क्या रिसीव करते हैं, लैंड ग्रांट्स या फिर ब्राह्मदया। ठीक है, इसकी वजह से जो लार्ज नंबर है ब्राह्मणा सेटलमेंट जो है वो कावेरी वैली में आपको मिलेंगे और दूसरे पार्ट्स में साउथ इंडिया। हर एक जो ब्राह्मदया है वो क्या था, वो किससे कौन इसकी देखरेख करता था, एक असेंबली होती थी या फिर सभा होती थी प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड लोडर्स की, ये जो लैंड होल्डर्स की। ये जो असेंबलीज थी ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करते थे। उनके जो डिसीजंस है वो इंस्क्रिप्शंस में भी रिकॉर्ड होते थे, ऑफन किस पे, स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। ये जो टेम्पल्स होते थे, टेम्पल्स की जो पत्थर की जो दीवारें होती थी उन पे। अब जैसे एसोसिएशन जो है ट्रेडर्स का, जैसे नगारम्स, उनको ओकेजनली जो है वो क्या परफॉर्म करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में। इंस्क्रिप्शंस अगर हम देखें उत्तरा मेरूर से, इंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु से, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्स किसकी, वे की इन विच सभा की, जिस तरह से सभा जो है वो क्या थी, ऑर्गेनाइज्ड। सभा के पास क्या थी, अलग कमिटीज जो क्या करती थी, इरिगेशन वर्क के वर्क को देखती थी।
ठीक है, गार्डन्स को देखती थी, टेम्पल्स को। अब जो नेम्स थे, नेम्स किसके, those eligible to be members of these committees written on all tickets palm leaf। देखिए, जो उन एलिजिबल जो थे, नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज, ठीक है, नेम्स किसके, उनके जो एलिजिबल थे, किसके, जो इन मेंबर्स, इन कमिटीज के मेंबर्स आते थे, उनके छोटे छोटे जो टिकट्स है पाम लीफ के, उस पर लिख दिए जाते थे। फिर इन टिकट्स को एक अर्दनवेयर पोर्ट्स में रखा जाता था। फिर क्या होता था, एक यंग बॉय होता था, उससे ये, उसको बोला जाता था कि आप ये जो टिकट्स है उसको लेके आइए, निकालिए बाहर, एंड आप 1 बाय 1 फॉर ईच कमेटी, और एक एक करके हर एक कमेटी के लिए। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ अ सभा, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन इज डाउन। एक सभा है, सभा का मेंबर हो कौन हो सकता है, ठीक है, हर कोई जो विश करना, जिसकी विश थी कि वो मेंबर बने, सब वो एक ऑनर होना चाहिए लैंड का, जहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। दे शुड हैव देयर ओन होम, खुद का घर होना चाहिए, एज 35 से 70 ईयर्स के बीच, वेदास की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में उनको वेल वर्स्ड होना चाहिए, ऑनेस्टी उनके पास होनी चाहिए। अगर कोई भी जो है वो एक मेंबर रहा है कमेटी का लास्ट 3 ईयर्स में, तो वो मेंबर नहीं बन सकता दूसरी किसी कमेटी का, ठीक है। एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट। आपके जबकि जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें बताते हैं किंग्स के बारे में और पावरफुल मैन के बारे में। यहाँ पे एक एक्सर्ट, हियर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम पेरिया पुराणम, our 12th century Tamil work, which inform us about the lives of ordinary men and women। अब ये इतना लग रहा है, तो यहाँ पे चैप्टर होता है हमारा फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जल्दी अपलोड। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब।